हाँ, तो आज आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल वाली जो बुक है ज्योग्राफी की, उसका अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस आपको ये जो पॉपुलेशन वाले चैप्टर एक साथ अपन ने कर लिए हैं, और इस चैप्टर को अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बस एक ही वीडियो में शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इसमें कुछ क्या नया पढ़ेंगे आप, हम बहुत सारी बातें अपने पॉपुलेशन के अंदर पढ़ ली, फिर भी इसके अंदर अपन कुछ नई बातें और पढ़ेंगे। जैसे कि पहली बात ये पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो पढ़ेंगे इसके अंदर। एक बात तो ये कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ पढ़ेंगे अपन, इसका फॉर्मूला जो होता है, देखो एक्चुअल में जो इसमें क्या होता है कि अदर कंट्री में अलग फॉर्मूला यूज़ होता है, खूब सारी कंट्री में, सब जगह नहीं, खूब सारी कंट्री में। लेकिन अब अपन बात करेंगे इंडिया की, तो भारत के अंदर फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल है, वो हमारा उस हिसाब से सेक्स रेशियो निकाला जाता है। मैं बात करूँगा पहले इंडिया की, ठीक है, पूरी बात को समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। भारत के अंदर सेक्स रेशियो निकाला जाता है, वैसे निकाला जाता है कि हम स्त्रियों की संख्या को रखते हैं ऊपर, स्त्रियों की संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स, और नीचे रखते हैं अपन पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों की संख्या। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि महिलाओं का बहुत सम्मान है, लेडीज़ फर्स्ट वाली बात है, इसलिए हम ऊपर रखते हैं ये वाली चीज़, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अदर कंट्री के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, उसमें पुरुषों की संख्या को ऊपर रखा जाता है, इंडिया में रखा जाएगा नंबर ऑफ मेल, ठीक है, और नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स नीचे हो जाएंगे इंटू 1000, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, लाइक 10,000 सपोज स्त्रियाँ हैं, ठीक है, फीमेल्स है, और मैं ये कह दूँ कि 11,000 पुरुष हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, इंटू 1000, 30 से 30, ठीक है। अब 11 साल जैसे इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 11 9 जा 99, 11 9 99, फिर बच के 1, फिर 0, फिर 0, फिर 9, मतलब लगभग पॉइंट में आता जा रहा है, लेकिन अपन को राउंड फिगर माना जाता है। 909 मान लो चाहे 910 मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ 909 जो 910, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है, इस पॉपुलेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो 909 या 910 है, इस हिसाब से ऐसे निकाला जाता है। मतलब ये कि प्रति 1000 पुरुषों पर 910 या फिर 909 महिलाएं हैं, इस हिसाब से निकाला जाता है लिंगानुपात, ठीक है। इसके अलावा अपने इस चैप्टर में और क्या नई चीज़ पढ़ेंगे, हालांकि बहुत सारी बातें तो अपने वहाँ पर पढ़ ली थी, इसमें अपन पढ़ेंगे एक पिरामिड पढ़ेंगे, लिंग आयु पिरामिड, ठीक है, यानी कि सेक्स एज पिरामिड, ये एक नई चीज़ पढ़ेंगे अपन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंग आयु पिरामिड, ये इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैं चैप्टर जब भी स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको ये बेसिक बातें बताता हूँ, तो क्योंकि दिमाग में अगर ये इमेज बन गई ना कि इस चैप्टर में है क्या, तो चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा, टू द टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। और इस पिरामिड के अंदर अपन 3 तरह के पिरामिड पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे विस्तारित पॉपुलेशन, विस्तारित यानी एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड पॉपुलेशन, विस्तारित जनसंख्या। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर स्थिर, स्थिर का मतलब हो गया, स्थिर जनसंख्या का मतलब हो गया कांस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक। और तीसरा अपन पढ़ेंगे कम होना, जिसे डिक्लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे हासमान, हासमान बोल दो चाहे ऋणात्मक बोल दो, हासमान जनसंख्या, यानी कि डिक्लाइनिंग बोलते हैं इसको, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 3 तरह की पॉपुलेशन अपन इसके अंदर कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस विस्तारित एक्सपेंडेड पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि वो कंट्री या वो देश जिसमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक मतलब काफ़ी स्पीड से। या फिर यहाँ अपन बात करें लिंग आयु की, तो इसमें ये है कि एक्सपेंडेड विस्तारित तो हो रही है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों में काफ़ी डिफरेंस है। एग्जाम्पल लेंगे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाइजीरिया का, नाइजीरिया का एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर, और मैं आपको पिरामिड वाला स्ट्रक्चर पर डायग्राम से समझाऊंगा इस चीज़ को, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा नाइजीरिया, ठीक है। और ये ऐसे जो देश होते हैं ना, ये लेस डेवलप्ड होते हैं, लेस डेवलप्ड यानी कि कम विकसित, पूरे विकसित नहीं होते, कम विकसित कंट्री इस पिरामिड को फॉलो करती है, जहाँ पर मेल फीमेल के बीच में यानी एज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, मेल और फीमेल की संख्या में। अब आप डायग्राम सिखा दूंगा खैर आगे। और इसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल लेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी सिलेबस। ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल लेंगे, ये है डेवलपिंग कंट्री, और इसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे जापान का। ठीक है, जापान का तो मतलब जापान जो है ये है डेवलप्ड। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्री है जापान। तो इस वाले जो फॉलो करते हैं इस पिरामिड को, वो हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड का मतलब विकसित, ये विकसित है, ये विकासशील है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग समझ जाना आप शॉर्ट में। तो ये चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत ही, जैसा मैं ये स्ट्रक्चर बनवाता हूँ आपको, इसको हमेशा फर्स्ट पेज पर बनाना है, क्योंकि पूरे चैप्टर की एकदम कहते हैं ना कि बेस है, पूरा समरी है ये। तो आपको आइडिया लगेगा कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो सारी बातें। ठीक है, तो बारी बारी एक एक उठाएंगे। परफेक्ट नोट्स मैंने बना दिए हैं, बस आपको समझना है मेरे साथ के साथ, और मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, ओके, तो अपन बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन, जो चैप्टर का नाम है वही, उसका मतलब क्या है। जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से हैं जिसके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा और व्यवसाय। बेहद आसान, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको, कॉम्पोजिशन के दिन अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना चाहते तो बात एक ही है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बाय विच पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर सच एज एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। जैसे कि अब आप अपने ऊपर एक अपने ऊपर सोच के देखो कि एक आप हो और एक सपोज ये मेल है, एक फीमेल है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मेल फीमेल का अंतर है, तो पहला तो हम अंतर कर देते हैं। अच्छा, एज का भी डिफरेंस है, एक हम है, एक अपने दादाजी हैं, अपने पिताजी हैं, बड़े भाई साहब हैं, तो एज में डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। लिंग में मेल फीमेल डिफरेंस हो सकता है। निवास स्थान बिल्कुल कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, बिल्कुल। एजुकेशन कोई कुछ ही पढ़ता है, कोई, मतलब अलग अलग पहचान है सबकी। इन अकॉर्डिंग हम इनमें क्या कर देते हैं, एक दूसरे को अलग किया जाता है। अलग का मतलब अलग से देखा जाता है कि ये टीचर है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर को डॉक्टर देखेंगे, उस नज़र से देखेंगे, टीचर अलग है, इंजीनियर अलग है, सब कैटेगरियाँ अलग अलग होती है। लाइफस्टाइल, किस लाइफस्टाइल से वो जीते हैं, क्या गाड़ी घोड़ा है, सब अलग अलग चीज़ें देखी जाती है। व्यवसाय, क्या बिजनेस करते हैं, कि ये स्कूलिंग का बिजनेस है इनका, कॉलेजेस वगैरह करते हैं, इनका हॉस्पिटल का बिजनेस है, मतलब हर तरह के इंसान को अपन अलग अलग बांट देते हैं। बस वही जनसंख्या संगठन है, वही पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है, जिससे एक इंसान या फिर ऐसा मान लो कि कोई व्यक्तियों के बीच में लोगों को एक दूसरे से अलग समझा जाता है, अलग किया जाता है, अलग पहचान जिसकी हो, बस सिंपल। नेक्स्ट है लिंगानुपात। मैंने अभी आपको बता दिया कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो रेशियो होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन इसको सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या, और फिर ब्रैकेट बंद इनटू 1000, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिख दिया था 1000। या फिर ऐसा भी कह सकते हो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये बात अपने इंडिया के लिए कर दी। एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन आर कॉल्ड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का फॉर्मूला फीमेल्स पॉपुलेशन अपॉन मेल, फीमेल को ऊपर रखना, नीचे मेल, इनटू 1000। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो द नंबर्स ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो। मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग बता दिया। फिर मैंने 2 पॉइंट यहीं पर लिख दिया लगे हाथ कि कोई एक क्वेश्चन बनता हो तो इसी टॉपिक से बन जाए। डेफिनेशन पूछे तो आपको इतना सा लिखना 1 मार्क्स में, लेकिन कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसको 2 मार्क्स में पूछ ले लिंग, तो फिर दोनों पॉइंट भी लिखना आपको कि लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। बिल्कुल सही है। किसी भी कंट्री में जिसका लिंगानुपात ज़्यादा हो, सेक्स रेशियो ज़्यादा हो, मतलब इसका ये कि जहाँ पर जैसे 1000 पुरुष है और अगर स्त्रियाँ 1005 ही भले क्यों ना हो, इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जहाँ पर महिलाओं की या वुमेन्स की या फीमेल्स की संख्या ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है और काफ़ी अच्छी बात है। तो महिलाओं की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है ये एक तो अपन को। सेक्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ए कंट्री। सेकंड,
जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव नियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। लिंग भेदभाव नियंत्रित, तो लिंग का भेदभाव का मतलब कि लोग जैसा बेटे की ज़्यादा चाह रहती है, खूब सारे लोग जो अनपढ़ या कोई से भी हो सकते हैं, जरूर नहीं है पढ़े लिखे भी, खूब सारे ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं जो लड़के की चाह में लड़कियों को जैसे भ्रूण हत्याएँ मार देना, बहुत सारी जांच करवा के मार देना, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल भी हैं जो आज भी ऐसी जांचें करते हैं। तो वो सब कारण है जो जहाँ पर महिलाओं के लिए वो प्रतिकूल प्रभाव होता है, वहाँ पर संख्या कम होगी डेफिनेटली। एंड रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज कंट्रोल्ड द सेक्स रेशियो इज डेफिनेटली अनफेवरेबल ऑफ वुमेन्स। जहाँ पर भी अगर ऐसा मान लो कि हमारे दो वाली परिणति हो ना, तो फिर यही कोशिश करते हैं कि दोनों लड़के हो, ये भी मेंटलिटी रहती है, लोगों की मेंटलिटी रहती है। या फिर ये रह जाए कि एक ही हो, तब तो पक्का ही वो कहेंगे कि एक तो लड़का ही होना चाहिए। अगर ये हो जाए कि हमारे एक ही पॉलिसी अगर आ जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो चाइना में पहले आई थी, बाद में उन्होंने वापस 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर ये हमारे एक आ जाता है तो फिर तो हर कोई लोग ये चाहेगा कि हमारे बेटा ही हो। तो मतलब ये सब कारण ऐसे होते हैं जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अगर चल रहा हो तो वहाँ पर ऐसा मामला है, वरना तो फिर सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये भी मैंने 2 पॉइंट आपके लिख दिए हैं। नेक्स्ट, कुछ देशों में, ये 1 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसीलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा था कि इंडिया के अंदर फॉर्मूला वो है। एग्जाम में आ जाएगी कुछ अदर कंट्री में लिंगानुपात का एक अलग फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो भी लिखिए। तो कुछ देशों में लिंगानुपात के इस सूत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इन सम कंट्रीज दिस फॉर्मूला ऑफ सेक्स रेशियो इज ऑल्सो यूज्ड। लिंगानुपात इसमें मतलब पुरुषों को ऊपर रखते हैं, पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या इंटू 1000, या फिर 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ये बेसिकली वहाँ पर है जहाँ पर पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है, वहाँ ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। ये भी 1 मार्क्स में कहीं लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सारे के सारे फैक्ट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बता दूँ मैं। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो आना ही आना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला ही पोर्शन है ये वाला। जितना भी मैंने 5-6 पॉइंट लिखे, 2-3 पॉइंट और आगे वो लिखाऊंगा, ध्यान से देखना। विश्व में लिंग संगठन, जेंडर कॉम्पोजिशन इन द वर्ल्ड, संसार का क्या मामला है, देखते हैं। देखिए, तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। ये तो विश्व की बात करें प्रति 100 पर, क्योंकि भारत में तो 1000 पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ प्रति 100 पर 102 है। द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 102 मेल पर 100 फीमेल्स। इसका मतलब हर 100 पर 102। अगर आप इसको 0 बढ़ा के देखोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, 1000 कर लो तो ये 102 है, इसके आगे भी 0 लगा दो, मतलब 1020 बैठ जाता है। तो ध्यान रखना, 100 का मतलब ये तो फीमेल है और ये मेल है। अगर अपन एवरेज देखें पूरे वर्ल्ड का, तो 1000 पर 20, मतलब 1000 फीमेल है तो वहाँ पर 1020 मेल है। इसका मतलब 20 लड़कियाँ या 20 वुमेन कम है, ये चीज़ है। ये तो संसार की बात कर दी। सेकंड, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात की बात करते हैं, वो तो एवरेज की बात है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है लेटविया। लेटविया देश के अंदर है, जहाँ पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है मात्र, मतलब महिलाएं 100 पर 100 हैं तो पुरुष 85 हैं, वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। देखो, लिंगानुपात का मतलब जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो, लिंगानुपात ज़्यादा होगा, तो उच्च लिंगानुपात है लेटविया का, यानी कि द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन लेटविया, 85 मेल पर 100 फीमेल्स, 15 कम है 100 पर ही, ठीक है। सेकंड, निम्नतम लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिनको बोलते हैं अपन, यूएई, ठीक है, यहाँ पर है दर्ज किया गया, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, यानी कि लगभग 100 स्त्रियाँ 311 पुरुष, अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ठीक है, लगभग सारे कुंवारे रहने, ठीक है। यानी कि द लोवेस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूएई, जिसको अपन कतर भी बोलते हैं, 311 मेल पर मात्र 100 फीमेल्स, बहुत ज़्यादा कम है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि 72 में उनके लिए प्रतिकूल है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने एक रिपोर्ट या पूरी सूचीबद्ध कंट्री की, आपको पता है यूएनओ पूरा कंट्रोल करता है पूरे संसार पर, और हर तरह की ऐसी क्वालिटी जो भी बातें होती हैं उनको वो एक डिटेल में लिस्ट बना के भेजते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग 139 तो ठीक है, महिलाओं की संख्या एवरेज ठीक है। 72 ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी भी प्रतिकूल मामला है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत में इतनी अच्छी भी अभी पॉपुलेशन 1000 के ऊपर नहीं निकली है, अभी बात करेंगे अपन। इन 139 कंट्रीज
listed by the United Nations, the sex ratio is favorable for women. In the remaining 72 countries, in the unfavorable for them. 72 का अभी भी मामला सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखो, सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इनमें तो और भी ज़्यादा कम है। बात की जाए एशिया कॉन्टिनेंट की, वहाँ पर लिंग अनुपात निम्न मतलब कम है। जब, और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी निम्न शब्द आ जाएगी, लिंग अनुपात लो है, लिंग अनुपात अप है यानी ज़्यादा है। लिंग अनुपात जब भी कम की बात करें, इसका मतलब ये है कि पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम है, ध्यान रखना। और लिंगानुपात ज़्यादा की बात करें, इसका मतलब वो स्त्रियों की संख्या पुरुषों पर ज़्यादा है, इसका ध्यान रखना। सेक्स रेशियो जब भी अप हो, इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों से ज़्यादा है महिलाएं, और कम होता तो 1000 से कम है, ये ध्यान रखना। मतलब कम ज़्यादा हमेशा स्त्रियों की नज़र में देखना है। कम है तो स्त्रियों की संख्या कम है, लिंगानुपात अच्छा है तो मतलब स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, इसको भूल मत जाना। बात करते हैं भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। इनकी हालत तो और भी ज़्यादा निम्न है। भारत के बारे में थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ, आपको साइड में लिख लेना। इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 2001 की पॉपुलेशन में तो था 933, मतलब 933 पर 1000 पुरुषों पर, और 2011 की पॉपुलेशन में था 943, 10 बढ़ा है, अपग्रेड हुआ है। इस बार और भी ज़्यादा 21 के अंदर और ज़्यादा अपग्रेड होने के चांस है। ये आप लिख सकते हो, ये इंडिया का लिंगानुपात है दोनों पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करें रूस की, तो रूस सहित यूरोप के कई बड़े देशों में पुरुष एवं अल्पसंख्या में है। रशिया के अंदर जो हैं पुरुष कम है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ स्त्रियों की जो बेहतर स्थिति है, तथा भूतकाल मतलब पास्ट में विश्व के विभिन्न भागों में जो पुरुष है ना, वो उत्प्रवास हुआ है, पुरुष काम करने के लिए चले गए थे और बेसिकली वहीं जाके बस गए। खूब सारे वापस नहीं आए, खूब सारे जैसे कोई बेटे हैं यंग एज के हैं, वो चले गए यहाँ से, फिर वहीं जाके बस गए, फिर वहीं शादियाँ कर ली, परिवार वहीं सेटल हो गया, मतलब वापस ही नहीं है। इस वजह से बहुत सारी संख्या ऐसी है जो पुरुष कम है रशिया वगैरह में। तो लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया मैन आर इन स्मॉल नंबर्स बिकॉज there is a better position of women and in past there has been a lot of male immigration to different parts of the world, ये कारण है मेन, ठीक है। तो रशिया के अंदर तो पुरुष ज़्यादा, एशिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब आ जाते हैं, इनके अंदर स्त्रियाँ अभी भी थोड़ी कम है, देख सकते हो पॉपुलेशन के हिसाब से। 943 फीमेल ही है पर 1000 पर, और 933 थी 2001 में, हालांकि सुधार जरूर हुआ है। नेक्स्ट, आयु संरचना का महत्व है। आयु संरचना का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर, एग्जाम अगर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आ जाता है तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन है। इसके द्वारा कुल जनसंख्या में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितने ऐसी पॉपुलेशन जो काम कर रही है, ठीक है, तथा आश्रित कितने, आश्रित का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहती है, ऐसी पॉपुलेशन को प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या के प्रतिशत को ज्ञात किया जाने में इसका योगदान है। जैसे कि अपने ये फिक्स किया भी तो था ना, ये पता कैसे चला हमें कि 15 से 59, 15 से 59 एज में ज़्यादातर लोग जो है वो कार्यशील पॉपुलेशन है, मतलब काम वर्कर पॉपुलेशन है। ये हमें इसी से पता चला। हम एज संरचना निकाली कि किस एज में कौन कौन से लोग ज़्यादा काम करते हैं, फिर नंबर ऑफ देखा पर्सन, तो पता चला कि लगभग काम करने वाले लोग 15 से 59 है। 15 से छोटे भी बच्चे हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा विकसित डेवलप नहीं होते, 15 से काम करना शुरू कर देते हैं बेसिकली, और 59 से फिर बाद में बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो वाली बात है। तो बेसिकली हमारा जो इंडिया के अंदर ये एज ग्रुप देखा गया है, फिर वर्ल्ड में भी यही देखा गया है। द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, बाय दिस द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दोनों का पता चल जाता है, ठीक है, कौन आश्रित है, कौन खुद काम करते हैं। टोटल पॉपुलेशन इज नॉन। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज 15 to 59 इंडिकेट्स लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, ये पता चला हमें, इसी वजह से पता चला। ये इसका महत्व है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिरामिड, बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट आ गया। अब जनसंख्या के पिरामिड अथवा आयु लिंक पिरामिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है अगर आए तो ये, और सीधा आपसे ही पूछेगा अगर ये क्वेश्चन, तो मैंने इसको पूरे शानदार तरीके से लिखवा दिया है। आप हेडिंग लगाएंगे जनसंख्या के पिरामिड, या फिर इसको आयु लिंक पिरामिड भी बोलते हैं, दोनों नाम है। थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंक संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है कि कौन सी पॉपुलेशन किस एज में, या फिर कहाँ पुरुष ज़्यादा हैं, कहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, किस कंट्री के अंदर, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। द पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, वे जनसंख्या की विशेषताएं बताता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है या फिर जनसंख्या की विशेषताओं को बताती है। ठीक है, प्रत्येक आयु वर्ग में जो लेफ्ट पार्ट होगा, ये आपको ऐसा लिखना एग्जाम में, हर आयु वर्ग में लेफ्ट वाला पोर्शन पुरुषों का रखा गया है और प्रतिशत होगा, और राइट हैंड साइड दायां भाग स्त्रियों का रखा गया है। ठीक है, तो बायां भाग का मतलब तो हो गया लेफ्ट, ठीक, और दायां भाग का मतलब हो गया राइट। ये ध्यान रखना, राइट पोर्शन, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हाँ, द लेफ्ट पार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड राइट पार्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ईच एज ग्रुप। ये बात आपने लिख दी अच्छे से। अब 3 एग्जाम्पल लेंगे अपन बारी बारी। पहला एग्जाम्पल है नाइजीरिया का। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, आप इसको डायग्राम के नज़र से देख सकते हो। ये डायग्राम है नाइजीरिया का। ठीक है, अब देखो ये तो खैर आंकड़ा तो आप ना लिखो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आप चाहो तो बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा रफली, बाकी समझने के लिए आपको इजीली पता चल जाएगा। इधर ये आयु वर्ग है, यानी कि एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप ईयर्स के अंदर है। ये नाइजीरिया खैर देश का नाम हो ही गया, इतना तो आप समझ गए होंगे। इतने तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वुमेन है, स्त्री का वुमेन, और ये मैन। ठीक है, अपन बात करते हैं कुल पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन प्रतिशत। ये देखो इस तरह लेफ्ट पोर्शन पुरुषों का है, राइट पोर्शन स्त्रियों का है। ये अपन ने पहली बात कर ली थी। ठीक है, इस चीज़ को देखो यहाँ अपन ने पढ़ लिया था पहले ही कि इसका जो आयु वर्ग का कहाँ गया नाइजीरिया से पहले, ये रहा। बायां भाग पुरुषों का होगा, मतलब लेफ्ट पोर्शन पुरुषों का होगा, और राइट साइड वुमेन्स का होगा। इधर है ये 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। ठीक है, इस हिसाब से 4-4 साल का गैप लिया गया है, और अपन ने ये एज लिखा है, एज ग्रुप है, उम्र है, वर्षों में, ईयर में। ठीक है, इधर अपन बात करें तो परसेंटेज है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। बीच में 0 रखा जाएगा क्योंकि इससे इधर पुरुष है, इससे इधर महिलाएं हैं। 0, 2, 4 यहाँ से शुरू करना, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखें पर अगर तो देखो 0 से 2% ये परसेंटेज में। ठीक है, 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो 85 प्लस वाली उम्र की है। देख लो ये, अब ये देखें 2% भी नहीं है, 1% की समथिंग, 1 से भी कम बैठ रही है। ये देखो, ठीक है, ग्राफ तो खैर देखना आता होगा आपको। फिर 2% यहाँ है, 2%, ये तो खैर 1% की आधा परसेंट भी नहीं है। 2% की बात अपन करें तो ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पर आ रही है लगभग 60 या 59 की, ये 2% है। इसका मतलब इतनी पॉपुलेशन है यहाँ तक लगभग यहाँ तक, ये जो पॉपुलेशन है लगभग 3% मान लीजिए, 2-3% पॉपुलेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ 4-3%। 3% पॉपुलेशन पुरुषों के अंदर वर्किंग वाली जो अपन ने निकाली थी वो एज ग्रुप है, लगभग 60 या 55 से 59 के बीच में आ रहा है। इसी तरह से ये 4% जो लोग हैं वो 44 ईयर के हैं। इसी तरह से इस तरीके 6% जो लोग हैं वो 20 से 24 के बीच में हैं। 8% लोग हैं 10 से 14, 15 से 19 के बीच के हैं। 10% लोग 5 से 9, 12% लोग बिल्कुल 0 से, मतलब ऐसा मतलब पैदा हुए हैं वो बच्चे वो। और इस तरीके से ये जो एज ग्रुप निकाला अपने, ये अपने देखा। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं में अपन देखेंगे तो महिलाओं का मामला भी कुछ इसी तरह का है, और भी ज़्यादा मतलब इससे और भी कम है। ठीक है, इस तरीके से अंदाज़ा अपन लगाते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बात करते हैं अपन कि नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है जो भी अपन देखा वो विस्तृत आकार का है, त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल की शेप का है। पहली बात, ट्राइंगल की शेप मत भूल जाना, एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नाइजीरिया का पिरामिड जो है, जनसंख्या पिरामिड, वो किस आकृति का है, त्रिभुजाकार, मतलब ट्राइंगल शेप्ड है। और अल्प विकसित देश है ये, कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है। उसका प्रतिरूपी का मतलब है कि अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है, मतलब उनको दिखाने वाला है ये इस पिरामिड में उच्च जन्म दर है, पैदा होने वाली इस पॉपुलेशन देख सकते हो आप। यहाँ पर 12% का मामला है, 0 से 4, मतलब जो जन्म दर है वो बहुत उच्च है। हाई परसेंटेज यहाँ पर मिलेगा, 12% सिर्फ पैदा होने वालों का है, हाई परसेंटेज है। ठीक है, तो अपन देखा उसके कारण निम्न आयु वर्ग के अंदर विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अभी अपन देख लिया था कि देख लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिल रही है, 12% पॉपुलेशन तो निम्न आयु वर्ग की है, कम एज वालों की है। ठीक है, तो ये सब कारण है, यानी कि ये ऐसे अल्प विकसित देश होते हैं, त्रिभुजाकार इनकी शेप होती है, वो सब बातें लिख ली आपने। एज पिरामिड इज नाइजीरिया इज एन elongated triangular pyramidal pattern typical of underdevelopment countries due to the high birth rate in this pyramid a large population found in lower part। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, जन्म दर ज़्यादा है
और बच्चों की संख्या इसलिए निम्न आयु वर्ग जो है कम एज वाले वो उनकी संख्या भी ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और वह ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड इसके अंदर स्थिर है कांस्टेंट, ना तो बर्थ रेट ज़्यादा ना मृत्यु दर बराबर इक्वल सी है। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड घंटी के आकार का है। वो किस आकार का था? त्रिभुजाकार। ये घंटी के आकार का है, यानी कि बेल शेप्ड है। जो शीर्ष यानी ऊपर जो ऊपर का मुंह होता है वो सूंडाकार है। सूंड होती है हाथी की सूंड, सूंडाकार होता है। और ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। 100 जन्म रहे तो लगभग 90-80 मर भी रहे हैं, तो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या बिल्कुल फिक्स बनी हुई है इस तरह से। मतलब थोड़ी बहुत बढ़ेगी लेकिन लगभग इस तरह है, मतलब कि अपन ये कह देंगे कि वो कांस्टेंट है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया बेल शेप्ड है, विच बिकम्स टेपर्ड टुवर्ड द टॉप। टेपर्ड का मतलब थोड़ी ऐसी सिर जो सुंडाकार है। और दिस शोज दैट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। मैं इसको दिखा देता हूँ डायग्राम में, ये ऐसा, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की जो वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ अपन अगर देखते हैं तो 0 से 4 वाले की पॉपुलेशन लगभग 2.5-3% के समथिंग आती है, 3% के समथिंग आती है। और यहाँ से 20 से 34-25 यंगस्टर काफ़ी है पॉपुलेशन, देखो काफ़ी आपको मिल जाएगी, 6%, 4% पॉपुलेशन ऐसे मिल जाएगी। और इस एज में भी इनकी ठीक है पॉपुलेशन। ये सब बातें आपने देख ली, तो इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये इधर तो वर्ष है, एज ग्रुप है, ये तो अपना एज ग्रुप है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने एज में क्या पॉपुलेशन है। तो इस हिसाब से अपन अगर इसको देखें ना तो एकदम मामला लगभग इसका बराबर सा है। एक घंटी जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, और इसी तरह के स्त्रियों का मामला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जापान के आयु लिंक पिरामिड की। ये है हासमान। हासमान का मतलब डिक्लाइनिंग, मतलब यहाँ कम हो रही है। पहली अपन ने पढ़ी उसमें तो ठीक था मामला, मतलब पहला था वो तो अल्पविकसित था जो अपन ने नाइजीरिया के लिया। दूसरे के अंदर बराबर रेशियो है। फर्स्ट में तो बर्थ रेट ज़्यादा थी, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में बर्थ रेट और मृत्यु दर लगभग बराबर है। यहाँ जो है वो कम होती जा रही है। ये डेवलप्ड कंट्री है कि जापान का आयु लिंक पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष है, जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों में यानी कि विकसित है ये, इसमें जनसंख्या वृद्धि 0 अथवा ऋणात्मक चली जाती है, या तो बढ़ती नहीं है। 5 करोड़ है तो 5 करोड़ ही दे रही है, फिर थोड़ी बहुत कम ही हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही, ठीक है। जापान पिरामिड हैज ए नैरो बेस एंड टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, दोनों ही लो हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली 0 या फिर नेगेटिव। इसको आप डायग्राम से देखोगे अगर तो यहाँ पर आप देखो कि 0 वाले मामले में तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है। जितनी छोट, देखो हमेशा पॉपुलेशन किस देश की बढ़ेगी, अगर यहाँ ये जो एज ग्रुप है कम पॉपुलेशन वाला, अगर यहाँ की संख्या कम है ना, मतलब बर्थ रेट अगर कम है, जन्म दर अगर कम है, तो उस देश की पॉपुलेशन कम ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। जब जन्मने वाले कम है तो फिर कहाँ से है कि नहीं। बाकी देख सकते हो आप, ये जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, यानी कि बर्थ, ये जो चीज़ है ना, इसको नोटिस करना है बस, ये आपको बिल्कुल अंदाज़ा लगवा देगी, करा देगी, ठीक है। तो ये मेल है तो फीमेल है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इस तरह का डायग्राम आप इजीली समझ सकते हो। ये एज ग्रुप है कि किस उम्र में कितना नीचे परसेंटेज दे रखे हैं, कितना परसेंट है। जैसे कि 0 से लेके जन्मने वाले सिर्फ मात्र 1% ही नहीं है, दोनों के बीच में 1% का मामला बैठता है। फिर इससे थोड़े से अब जाते हैं तो ये 6% के लगभग आता है, 5 से 9 में लगभग 7% करीब आता है, 15 से इसके परसेंट देखें तो 8% करीब आता है। तो ये इजीली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संगठन। हालांकि ये टॉपिक अपने पॉपुलेशन में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा और है कि सामान्य रूप से ग्रामीण, अब कौन कौन, ये 1 मार्क्स मैंने डेफिनेशन में लिख दी है ताकि आपको याद रह जाए कि कहीं 1 मार्क्स में पूछ ले तो दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। ग्रामीण क्षेत्र कौन से होते हैं, नगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं। तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो मैंने आपको बता दी थी, खेती बाड़ी करना, कृषि, एग्रीकल्चर, वो सब। नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाएं, जैसे अदर प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, ये सब इसमें आ जाता है। इन जनरल रूरल एरियाज आर दोज इन विच पीपल एंगेज्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। और सेकेंड अर्बन एरियाज़ की बात करें तो आर दोज इन विच मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये बात दोनों की डेफिनेशन क्योंकि अगर 1 मार्क्स में पूछे तो। फिर है इस पर बात करें कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ये होना आवश्यक भी है। देखो जनसंख्या का अपन ग्रामीण और नगरीय विभाजन कैसे करते हैं, निवास के स्थान पर आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। गाँव के अंदर हर चीज़ खेतीबाड़ी करके पॉसिबल है कम खर्चे में जीवन यापन करना। सिटीज़ के अंदर खर्चा ज़्यादा होता है, हर तरह की चीज़ खरीद के लानी पड़ती है। वो सब जैसे चाहे अपन किचन का सामान भी ले लो, चाहे दूध हो,
चाहे सब्जियां हो, ये सब किसान लोग अपने खेतों में पैदा कर लेते हैं। सिटीज़ के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, वो लेना ही पड़ता है। तो ये सारी ऐसी है, इसलिए विभाजन होना भी ज़रूरी है। गाँव की पॉपुलेशन और शहर की पॉपुलेशन में डिफरेंस होना ज़रूरी है। डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज डन ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस। This division is necessary because rural and urban differ from each other in terms of life, livelihood and social conditions। हर तरह की कंडीशंस हैं। और एग्जाम में कि उसमें ऐसा भी आ सकता है कि जो जनसंख्या है गांव की, ग्रामीण, रूरल और नगरीय, इन दोनों पॉपुलेशन में जो विभाजन होता है वो किस आधार पर होता है? तो होता है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर कैसे? कि आप किसको ग्रामीण कहोगे? जो गाँव में रहता है उसी को तो कहोगे, जो शहर में रहता है उसको वो कहोगे। मतलब उसका रेजिडेंस देखा जाता है कि वो बंदा रह कहाँ रहा है, समझ रहे हो? यानी कि अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो विच बिलोंग इंग्लिश प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। हाँ, थर्ड पॉइंट में रूरल एंड अर्बन इज बेस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस की बात की जाएगी कि वो लोग रहते कहाँ पर है। हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स से डीपली क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी रहते हैं वो रहते हैं, मतलब जनसंख्या जो है ग्रामीण और नगरीय, यानी कि जो अपन बात करें रूरल और अर्बन, तो इनका मेन बेस क्या है? किस बेस पे आप लोगों को ग्रामीण और नगरीय कह रहे हो? तो हम उनके निवास स्थान के बेस पे हम कहते हैं, क्योंकि वो जो जहाँ रहता है उस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं वो शहर या गांव। समझ गए? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन किस हिसाब से है? तो अगर विश्व की नज़र में देखें तो पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज़्यादा है पश्चिमी देशों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। ये बात करी अपने पश्चिमी कंट्री की। इन वेस्टर्न कंट्रीज द नंबर ऑफ मैन इज मोर देन दिस इज रूरल एरियाज, वेयरएज इन अर्बन एरियाज ऑफ नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन दैट ऑफ मैन। फिर बात करें नगरीय क्षेत्रों के रोजगार अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप ही यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। अब क्या हुआ? पश्चिमी देशों के अंदर तो लगभग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो नगरों में ज़्यादा, गाँव में कम है। यहाँ पर अगर बात करें यूएसए वगैरह में, तो यहाँ पर नगरीय क्षेत्र जो है ना, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको पता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल जाता है लोगों को। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं का हो जाता है आगमन। महिलाएं भी आ रही है शहरों में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ लिख गई है। इस वजह से वहाँ पर फीमेल की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज ड्यू टू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अर्बन एरियाज हैज़ रिजल्टेड इन मोर वुमेन अर्बन एरियाज ऑफ यूरोप, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। एग्जाम्पल दे सकते हैं वैसा कि इन इलाकों के अंदर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। कहाँ पर? सिटीज़ में, ध्यान रखना, शहरों में। इसके विपरीत अपन बात करें एशिया की, तो अपने पहले ही पढ़ लिया था एशिया में लिंगानुपात कम है। तो एशिया के अंदर नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंगानुपात पुरुषों का ज़्यादा है। ये ध्यान रखना। वापस बता दूँ, पश्चिमी देशों की बात करें, वेस्टर्न की, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है नगरों में। यूएसए में भी अधिक है। ये दोनों बातें अपन ने अधिक की है, जहाँ पर फीमेल ज़्यादा है, यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है, ध्यान रखना। लेकिन अब बात करें अपन एशिया की, एशिया में भले ही शहर क्यों ना हो, नगरी क्यों ना हो, नगरीय क्षेत्रों में भी पुरुष ज़्यादा हैं एशिया के अंदर। ठीक है। एशिया में हम आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप हम आते हैं, यहाँ पर पुरुषों की संख्या शहरों में भी ज़्यादा है। गाँव में तो है ही है, लेकिन शहरों में भी ज़्यादा है। याद रह जाएगा। वापस रिवाइज करा दूँ, विश्व के जितने भी पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न जितने भी कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर नगरों के अंदर यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। कनाडा, यूएसए, इनमें भी फीमेल की ज़्यादा संख्या, मतलब ज़्यादा है वुमेन की। लेकिन नंबर 3 अपन बात करें एशिया की, एशिया के अंदर शहर ही क्यों ना हो, शहर ही क्यों ना हो, अर्बन एरियाज ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा नहीं है। नंबर 4, भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की संख्या काफ़ी ऊँची है। हाँ, ये हो सकता है। गाँव के अंदर क्यों है? बेसिकली आपके भी नोटिस करना कि गांव में जितने भी पुरुष हैं, यानी कि जो मेल हैं, वो या तो जॉब में है, तो बात अलग है, गवर्नमेंट जॉब में तो भी वो क्या करते हैं, बेसिकली खुद बाहर नौकरी करते हैं, घर पे उनकी वाइफ, फीमेल जो है, फैमिली वगैरह, वो घर पे ही रहते हैं। तो गाँव के अंदर हमेशा महिलाओं की ज़्यादा, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो शहरों के अंदर तो पुरुष ज़्यादा, भारत के अंदर, क्योंकि हम एशिया में आते हैं, और गाँव के अंदर महिलाएँ ज़्यादा एवरेज। द कंट्रीज लाइक इंडिया, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चरल वर्क इन रूरल एरियाज इन वेरी हाई। गाँव के अंदर खेती बाड़ी काम रहता है, तो पुरुष सोचते हैं कि खेती बाड़ी, इतनी खेती होती है तो उनकी वाइफ ही कर लेती है, तो वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। तो ये कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना।
कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। व्यवसाय का मतलब है कार्यशील पॉपुलेशन ही व्यवसाय की एक तरीके से वही काम करेगी। कार्यशील या व्यवसायिक, मतलब कार्यशील जो होगी वही तो व्यवसाय करेंगे, ऐसा मान लो, जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु के वर्ग जो मैं पहले पढ़ लिया था, स्त्री और पुरुषों की संख्या, वो कृषि, वानिकी, मत्स्यन, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, सेवाओं, संचार, इन सब में अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय में भाग लेते हैं। द वर्किंग पॉपुलेशन मैन एंड वुमेन, द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 पार्टिसिपेट इन ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट सर्विस, सब कम्युनिकेशन वगैरह में सब में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, काम करते हैं, वो व्यावसायिक संरचना के अंदर आते हैं। ठीक है, बेहद आसान है। फिर अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन के प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को अच्छा, अब एक क्वेश्चन वहाँ से ही आ सकता है, जो भी अपन ने पढ़ा कि खेतीबाड़ी, कृषि, वानिकी जितने भी, किसको प्राथमिक क्रियाओं में रखा जाता है, किसको द्वितीय क्रियाओं में रखा जाता है, ये आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ से 1 मार्क्स में आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाओं में कौन है? कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन को प्राथमिक क्रियाओं में रखा गया है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड माइनिंग को हमने रखा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। सेकंड, विनिर्माण को हमने रखा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, उसको हमने रखा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में। और जो बिजनेस है, व्यापार, ट्रेड हो गया, परिवहन, संचार, अन्य सेवाओं को हमने रखा है तृतीय क्रियाओं के अंदर। ये तीनों आपको ज़्यादा नहीं तो ही, भले ये ना ये, इसको भी भले आप खास याद मत करना, भले कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कौन द्वितीयक में आते हैं, कौन तृतीयक, कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज वो टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं चतुर्थ की, फोर्थ या चतुर्थक। इसमें आते हैं बात करेंगे तो क्रियाओं के रूप में किया जाता है। इसमें आएंगे वैचारिक विकास से जुड़े हुए, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, रिसर्च करना, कोई सूचना प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में काम करना, या फिर कोई वैचारिक कोई विकास, डेवलपमेंट की बात हो, ये सब फोर्थ में कैटेगरी में रख दिया अपन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर जोर देके कह रहा हूँ मैं इस बात को, 1 मार्क्स में सीधे सीधा पूछ लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। दोज रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट एज क्वार्टाइल एक्टिविटीज़, इसको अपन रख दिया। क्वार्टाइल का मतलब चौथी के अंदर, क्वार्टाइल का मतलब है चौथी एक्टिविटी है ये। तो चारों आई थिंक आपको याद होगी, ये प्राथमिक, ये आपका द्वितीयक, ठीक, ये तृतीयक, ये जो सेवा ये तृतीयक हो गई, नंबर 3, और पीछे जो बच गई है 4 कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर डिवाइड कर दिया अपन ने। चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, भले ही इसके ये फर्स्ट पॉइंट मत पढ़ना, कोई खास नहीं, लेकिन ये तो मत भूल जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आयु लिंग में असंतुलन के उत्तरदायी कारक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक का, जो चैप्टर के पीछे होते हैं उनमें से ये, आयु लिंग में असंतुलन का क्या कारण है, यानी कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन एज जेंडर, जो मेनली जो फ़र्क आता है वो क्या प्रॉब्लम क्या है। पहला तो ये कि जन्म दर तथा मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब खुद ही सोच लो, अगर जन्मेंगे कम तो सीधी सी बात है आगे जाके बैलेंस बिगड़ेगा, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर ऐसा मानो कि युवा ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे। ये कारण है। पहला कारण तो यही है कि विकासशील देशों में मृत्यु दर तो अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। ठीक है, ये बात करें अपने विकासशील की। इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो अपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लिया था वो वाला, ड्यू टू द हाई मोर्टेलिटी रेट सिचुएशन इन इम्बैलेंस इन द सेक्स रेशियो राइजेस, मेल बर्थ इज मोर देन फीमेल बर्थ। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है, वो है निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। जो अपन ने तीनों के, जापान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, तीनों को मैं लाइन वाइज पढ़ा था, तो उस टाइम देखा था कि विश्व में अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका महाद्वीप जितने भी है, तीनों अपन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश देशों में जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, जन्म दर ज़्यादा है। वहाँ निम्न आयु वर्ग की सीधी सी बात है संख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है वहाँ छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, तो निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। यानी कि मोस्ट कंट्रीज इन कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका इन द वर्ल्ड हैव बर्थ रेट्स, देयर आर ऑल्सो मोर पीपल इन द लोअर एज ग्रुप। ये भी एक कारण है। एक है प्रवास। प्रवास का मतलब माइग्रेशन, यहाँ से वहाँ चला जाना। प्रवास के कारण उद्गम क्षेत्र जो हैं वहाँ उत्प्रवास से तथा गंतव्य क्षेत्र में अप्रवास से प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप दोनों स्थानों पर लिंगानुपात बिगड़ जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये तो बहुत बार पढ़ लिया अपन ने। ड्यू टू माइग्रेशन द एरिया ऑफ ओरिजिन
affected by immigration and the area of destination affected by immigration. As a result, the sex ratio becomes imbalance in both the places. दोनों जगह पर मामला बिगड़ जाता है कि जैसे ये दिल्ली है, ये मैं कह दूं कि ये अपना मुंबई है, यहाँ पर अगर लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं, सपोज यूपी के यहाँ आ रहे हैं, ऐसा मान लो यूपी के यहाँ आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है यूपी में तो हो जाएगी कमी और इसमें हो जाएगी बढ़ोतरी। ऐसे ही अगर मुंबई है, बिहार है, सपोज बिहार से अगर यहाँ आ रहे हैं तो मुंबई में तो बढ़ोतरी होगी, बिहार में कमी होगी। यूपी से मुंबई आ रहे तो यहाँ कमी हो गई, यहाँ बढ़ोतरी होगी। तो ये सब कारण है, दोनों जगह मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ प्रवास है। फिर चौथा है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन, रूरल एंड अर्बन लाइफ, कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति सुविधा तथा रोजगार के कारण नगरों में जाके बसेगा। सीधी सी बात है, गाँव के अंदर सुविधा इतनी है नहीं, तो लोग वहाँ से जाएंगे शहरों की तरफ काम करने के लिए भी और सुविधाओं के लिए भी। ऑफ्टन पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज सेटल इन सिटीज ड्यू टू कन्वीनियंस एंड एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू विच देयर इज ए डिफरेंस इन द सेक्स रेशियो इन अर्बन लाइफ। इस वजह से नगरीय जीवन के लिंग अनुपात बढ़ जाएगा, वहाँ का अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे सपोज ये गाँव है और ये शहर है। ठीक है, गांव यानी कि विलेज बोल दो, ये शहर यानी कि अर्बन बोल दो। यहाँ से लोग यहाँ आ गए तो यहाँ बेचारे ये पहले से फिक्स अपने थे, रह रहे थे, अब यहाँ तो पड़ गई कमी और यहाँ हो गई ज़्यादा, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है लिंगानुपात, लिंग भेदभाव, कि विश्व के जिन प्रदेश में लिंग भेदभाव पाया जाता है वहाँ लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। बिल्कुल सही, ऑपोजिट है, प्रतिकूल का मतलब ऑपोजिट है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, इन सब की प्रथाएँ चल रही है। ठीक है, यानी कि इन द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड द सेक्स रेशियो इज डेफिनेटली अनफेवरेबल टू वुमेन। द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फेटिसाइड एंड फीमेल इनफेटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन, ये सब देखा भी होगा। ऐसी कंट्रियाँ भी जहाँ पर है जहाँ भेदभाव पाया जाता है, जहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि एक बेटे की चाह में भ्रूण हत्याएँ हैं, भ्रूण को हत्याएँ मतलब माँ के कोख में ही उसको बच्चे को पनपने न देना, वहीं मार देना, ये बहुत सारी है। स्त्री शिशु हत्या हो गई है ना, और घरेलू स्त्री शिशु हत्या समझते होंगे, बच्चे का जन्मते ही मर जाना, क्योंकि ऐसे गरीब कंट्री है जहाँ पर पूरा खान पान सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल पाते। और स्त्रियों में घरेलू हिंसा भी एक कारण है, लड़ाई झगड़े करना, स्त्रियों को कम समझना, ये सब बातें कारण है। 5 कारण वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपने पढ़ लिए होंगे, इजीली समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई देशों में लिंगानुपात कम क्यों? अपने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लिंगानुपात सेक्स रेशियो कम पाया जाता है, जिसमें हम भारत का देश भी आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th लेवल पर क्वेश्चन आ सकता है कि उसका क्या कारण है। पहला कि कई एशियाई देश अल्प विकसित एवं विकासशील हैं, जहाँ स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। हमारे कई एशियाई देश ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं, अभी डेवलप्ड है नहीं, और खूब सारे देश हमारे जो यहाँ पर ऐसे हैं जो विकासशील हैं, मतलब अभी वो डेवलपिंग है। इस वजह से होता है क्या है कि स्त्री भ्रूण हत्या और स्त्री शिशु हत्या, क्योंकि अभी उनको इतना डेवलप्ड है नहीं ना, यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना हाई नहीं हुआ है, लोग समझदार इतना नहीं हुए हैं, तो वो घटनाएं ज़्यादा होती है। इस वजह से लिंगानुपात है वो कम पाया जाता है। एक कारण तो ये, यानी कि मैनी एशियन कंट्रीज आर अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग वेयर द इंसिडेंस ऑफ फीमेल फेटिसाइड एंड फीमेल इनफेटिसाइड इज हाई, सो सेक्स रेशियो इज फाउंड, सेक्स रेशियो इज लो सेक्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पर लो लिख सकते हो, लो सेक्स रेशियो इज फाउंड हियर। सेकेंड, यहाँ पर महिलाओं के घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न की घटनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि खूब सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं से झगड़ते रहते हैं। इस वजह से भी लिंगानुपात कम पाया जाता है। ऐसे भी होते हैं कभी कभी अपनी महिलाओं से इतने लड़ लेते हैं कि अपनी वाइफ से भी उनको मार भी देते हैं। बहुत सारा ऐसे घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देयर आर मोर इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, ड्यू टू दिस द सेक्स रेशियो इज फाउंड टू बी लो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा कारण ये भी है कि महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर कम होना भी कम लिंगानुपात का कारण है। आपने देखा भी होगा कि जहाँ काम करते हैं वर्किंग लेबर में भी पुरुष को ज़्यादा मानते हैं कि इसकी सैलरी इसको हम ज़्यादा देंगे। जैसे अगर दिन के उसको अगर 800 रुपये देते हैं तो जो फीमेल होती है उसको कम देते हैं, सपोज 600 देते हैं, या फिर ऐसा मान लो इसको 500 देते हैं तो इसको 400 देते हैं, मतलब वो कम ही रखते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर भी इनको लेवल कम रखा जाता है हर तरह से, ये भी एक कारण हो सकता है। ये द लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इज ऑल्सो द रीज़न फॉर लो सेक्स रेशियो, स्टार्टिंग से ये मामला है। और अल्प विकसित और विकासशील देशों में बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता है, इस कारण भी लिंग अनुपात में कमी आई है।
इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज सन्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन डॉटर्स ड्यू टू विच द सेक्स रेशियो ऑल्सो डिक्रीजेज। ये आपने भी आसपास में नोटिस किया होगा। हालांकि अब तो बहुत सुधार हो गया है, धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 933 से हम 943 पर तो आ गए हैं, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन हाँ अभी भी कमी है। ठीक है, ये बात है। और लास्ट बात करेंगे अपने छोटा सा टॉपिक है साक्षरता और साक्षरता दर की, लिटरेसी एंड लिटरेसी रेट। साक्षरता सब जानते हो, एजुकेशन में ना कुछ भी नहीं है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। नोटिस कर लेना, जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमेशा ही एक हर तरह से मजबूत होंगे। वो चाहे आर्थिक सोशल देख लो, चाहे इकोनॉमिकल देख लो, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से वो बिल्कुल सही होंगे, उसका सूचक होती है। पहली बात तो ये, यानी प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट रिवल्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि इसके रहन सहन के स्तर, महिलाओं की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आपकी लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे, तो अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा पैसा कमाओगे, आराम से रहोगे। महिलाओं की कंडीशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आप पढ़े लिखे समझदार, तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, हर कैटेगरी बराबर हैं। इवन महिलाएं तो आजकल बहुत अच्छी हर पोस्ट पे सब पुरुषों से ज़्यादा फर्स्ट है। शैक्षणिक सुविधाएं मिल जाएगी आपको, पढ़ लिख जाओगे तो, या फिर साक्षर होगे तो। और सरकार ऐसी पॉलिसियाँ निकालती है जो अनपढ़ों को या गरीब किसानों को तो पता ही नहीं है कि उनके लिए पॉलिसी है, नीतियाँ। उन नीतियों का, पॉलिसियों जब आप पढ़े लिखे रहोगे तभी तो पहचान पाओगे और अपना हक मांग पाओगे सरकार से कि तो मेरा हक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड अपन बात करें किसकी, लिटरेसी की। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है साक्षरता दर क्या होती है, लिटरेसी रेट। तो जो भी 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या वो अगर पढ़ी लिखी हैं तो अपन कह देंगे कि वो साक्षर है। ध्यान रखना 7 ईयर, पता नहीं अभी कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था कोई, शायद उसके अंदर सबसे ये क्वेश्चन आया था कि कितने वर्ष की पॉपुलेशन को हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, यानी कितने वर्ष की आयु के कितने वर्ष की जनसंख्या को हम साक्षर मानते हैं, तो 7 ईयर्स से ज़्यादा। पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज हु कैन रीड एंड राइट, जो अगर वो 7 साल की पॉपुलेशन अधिक कोई किसी की एज हो, अगर वो पढ़ लिख सकता है, इसका मतलब वो एजुकेटेड है। ठीक है, वो लिटरेट है। तो इस तरीके से अपन ने बात की, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चैप्टर था, बहुत ईजी सा चैप्टर था। एक ही वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरे नोट्स आपने बना लिए होंगे मेरे साथ के साथ। अब इसके टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है, और बहुत अच्छी मेहनत करो। कोर्स बढ़िया चल रहा है अपना, बस आपको रिवीजन बार बार करना है और लाइव टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। जितने ज़्यादा लाइव टेस्ट दोगे उतना ही आपका बेनिफिट है। ठीक है, ओके।